गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं से पार्ट 5 कविता पर्वत प्रदेश में पावस की सरलार्थ करेंगे। इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो व्याख्या को समझने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति, प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी हुई। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है, इसमें कवि ने क्या बताया है ये हम थोड़ा सा संक्षेप में करेंगे। प्रस्तुत कविता में ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निरखने की जो अनुभूति देती है, अर्थात इस कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की ज़्यादातर जो कविताएं हैं वो पढ़ते हुए हमें यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रमणीक स्थल पर पहुंच गए हों जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला हो, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने तो यहाँ तक कहा था कि पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल जो है वो है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधु से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। मतलब पंत जी में इतनी ज़्यादा कौशल था कि ये जिस प्रकृति की वर्णन कर रहे हैं तो हमें ये लगता है हम वाक्य में कहीं उसी में विलीन हो गए हैं। तो आइए कविता में देखते हैं, सरलार्थ करेंगे अब। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पर्वत प्रदेश में पावस कविता सुमित्रानंद पंत जी की लिखी हुई कविता है। इसमें इन पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे बदलाव के बारे में बताया है। उनके अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है तो कभी उन्हें पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, अर्थात उन्हें छुपा लेते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। क्षण भर मीन्स बिल्कुल पल भी, थोड़ा सा समय भी नहीं लगता। मेखला काल पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। पर्वत प्रदेश में पावस कविता, इन पंक्तियों में कवि ने पर्वत को एक करघनी, मेखला काल पर्वत अपार, मेखला काल क्या होता है करघनी, करघनी का भी मीनिंग क्या होता है आगे, कमर में पहने जाने वाला गहना, उसके रूप में बताया है। पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल पर्वत के नेत्र की तरह लग रहे हैं। अपने सहस्त्र दृग सुमन, दृग होते हैं मतलब आंख का पर्यायवाची शब्द है, सुमन फूल, सहस्त्र मतलब हजारों फूल पर्वत के नेत्र की तरह लग रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब अवलोक रहा है बार बार, मीन्स ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब किसी दर्पण का काम कर रहा है। नीचे जल में निज महाकार, जिसमें पर्वत अपनी पुष्प रूपी आँखों से अपना विशाल रूप निहार रहा है। महाकार होते हैं विशाल रूप, निज मीन्स अपना, जल में, अवलोक रहा है मीन्स दर्पण का काम कर रहा है, बार बार उसे देख रहा है।
जो प्रकृति है वो अपनी सुंदरता को बार बार निहार रही है। पर्वत जो है वो अपनी पुष्प रूपी आँखों से तुलना की गई है उससे कि अपना जो विशाल रूप है वो निहार रही हैं। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। जिसके चरणों में पलाताल, ताल क्या हुआ तालाब, चरणों में उसके पैरों में दर्पण सा फैला है विशाल, मीन्स इतना बड़ा दर्पण रूपी विशाल दर्पण है जिसमें वो अपने रूप को निहार रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इन पंक्तियों में कवि ने किसी पर्वत से गिरते झरने की सुंदरता का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। झरना उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की लड़ी की भांति लग रहा है। गिरि का गौरव गा गा कर झरझर, ठीक है, मद में नस नस उत्तेजित कर, जो झरना है उसमें उठने वाले झाग के कारण जो मोतियों की लड़ी की भांति लग रहा है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। नीचे वाली लाइनों की कोई व्याख्या पहले करेंगे। उनके गिरने से पैदा होती कल कल की गूंज मानो ऐसी है जैसे झरना पर्वत का गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरने की ध्वनि को सुनकर लेखक की नस नस में मानो ऊर्जा का संचार होने लगता है। सबसे पहले हम नीचे की पंक्तियों से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऊपर वाली। मैं रिपीट करती हूँ एक बार। इन पंक्तियों में कवि ने किसी पर्वत से गिरते झरने की सुंदरता का बखान किया है। झरना उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की लड़ी की भांति लग रहा है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। उसके गिरने से पैदा होती कल कल, कल कल की जो गूंज है मानो ऐसी है जैसे झरना पर्वत का गुणगान कर रहा हो। गिरि का गौरव गाकर झरझर, ये जो झरना है वो पर्वत का गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरने की ध्वनि को यानी आवाज़ को सुनकर लेखक की नस नस में मानो ऊर्जा का संचार होने लगता है। गिरिवर के उर्स से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इन पंक्तियों में हाँ जी कवि ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्षों का वर्णन कर रहा है। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उर क्या होता है हृदय, गिरिवर पर्वत को बोला है। पर्वत के ऊपर जो ऊंचे पर्वत हैं उनके ऊपर उगे हुए वृक्षों का वर्णन कर रहा है, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हों और सदैव ऊपर उठने की कामना से एकटक ऊपर आकाश की ओर देख रहे हों। उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, तरुर क्या होता है जैसे पेड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे होते हैं, सदैव ऊपर उठने की कामना से एकटक ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं। उनके ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। है झांक रहे नीरव नभ पर, मीन्स देख रहे हैं ना एक टक लगातार टक टक लगाकर, इस लक्ष्य को वे पाकर ही रहेंगे। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर भी जैसे ऐसे लगता है जैसे कुछ सोच रहे हो, उन्हें ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही कवि को ऐसा भी लगता है प्रतीत होता है मानो ये पेड़ किसी गहरी चिंता में डूबे हों। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। पर्वत प्रदेश में पावस कविता की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बदलते मौसम में, अचानक इस बदलते मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। पारद क्या होता है, पारद के पर मीन्स बादल जो है वो छा जाते हैं तो पर्वत भी उन्हें ढक लेता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया हो। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, जो अपने
पर्वत है, ऐसा लगता है अचानक वो अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया हो और वह अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ रव शेष रह गए हैं निर्जर। सिर्फ झरने के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा हो, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भू मीन्स धरती पर, अंबर होता है आकाश। ऐसा प्रतीत होता है जानू मानो जो आकाश है वो पृथ्वी पर आकर गिरा हो। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यों जलद जान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि घनघोर बारिश हो रही है। ठीक है, घनघोर मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ भयानक बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल गया जाता है। इस मूसलाधार मतलब बहुत तेज़ की जो बारिश होती है उसे मूसलाधार कहा जाता है। बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा मीन्स धुंध जिसे हम कहते हैं वो फैल जाती है, जिसकी वजह से शाल धस गए धरा में सभ्य शाल। शाल के विशाल पेड़ भी, ये एक लकड़ी का नाम है, शाल के विशाल जो पेड़ भी हैं वो भी दिखाई नहीं देते। इसीलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ डरकर धरती में धस गए हैं। जो शाल के पेड़ हैं वो भी डरकर, कोहरे से डरकर में धरती में धस जाते हैं। इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। क्योंकि जैसे धुंध होती है, कोहरा होता है, उसमें भी धुआं सा लगता है ना हमें, तो उठ रहा धुआं जल गया ताल, फिर तालाब। कभी क्या कह रहे हैं, मानो तालाब में आग लगी हो, क्योंकि ऊपर जो धुआं है, जो कोहरा है वो उठ रहा है। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर, अलग अलग रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र बादलों में घूम घूम कर अपना खेल खेल रहे हों। यो जलद यान में, ठीक है, विचर विचर कर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, भी अपना खेल खेल रहे हों। जैसे कि इंद्र बादलों में घूम घूम कर, विचर विचर मीन्स घूम घूम कर अपना खेल खेल रही हूँ। हाँ जी, आशा करती हूँ बच्चों आपको पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सबने घर जाके ये कविता एक बार दोबारा से अच्छे से रीड करनी है और इसकी व्याख्या भी करके देखनी है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नोटबुक के ऊपर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।